नेक्स्ट टॉपिक इज हीट ट्रांसफर। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है एंड स्कोरिंग है। इसका सवाल एडवांस में खास तौर से पूछ लेते हैं और आसान पूछ लेते हैं, तो हमारे लिए अगर एडवांस के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन का सवाल तो ठीक है, जैसे बाकी चैप्टर में आता है वैसे इसमें आता है। टॉपिक थोड़ा छोटा है, चैप्टर थोड़ा छोटा है और उस हिसाब से अगर देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़िया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बोल दूँ कि हो सकता है कि बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर आप 12th क्लास के टॉपिक्स के बीच में क्यों पढ़ा रहे हो। द रीज़न इस हीट ट्रांसफर का जो पहला पार्ट कंडक्शन है वो मोर और लेस हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पाता है। जैसे चाहे वो करंट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे केसीएल हो, वगैरह वगैरह, जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़े थे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के एक तरह से यहाँ पर हल्का फुल्का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो थोड़ा सा सोचना समझना रिलेट करना थोड़ा सा आसान काम हो जाता है। सो अपन लोग हीट ट्रांसफर अभी पढ़ते हैं और इवन कोई वैसे भी कोई नुकसान नहीं, अगर एडवांस के हिसाब से अगर देखें तो बच्चे को पहले से ही क्या कहते हैं बड़ा पढ़ चुका होता है, तो अभी सारे के सारे जो थर्मो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मोर और लेस हीट ट्रांसफर के अंदर कभी ना कभी यूज़ तो आ ही जाते हैं। तो उसे और अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं सारी चीज़ें रिवाइज भी कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई सवाल करते वक्त हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का यूज़ करें, हो सकता है कभी ना कभी हम कैलोरीमेट्री का यूज़ करें, हो सकता है कभी ना कभी हम थर्मल एक्सपेंशन का यूज़ करें। तो जो चीज़ हमने पहले से पढ़ रखी है हो सकता है कि उसके भी इस तरह के कोई यूजेस वगैरह हों। तो ठीक है, आपने कोई 11th क्लास में अगर इस तरह हल्का फुल्का पढ़ रखा है तो उसके भी यूजेस वगैरह आ सकते हैं। ना भी पढ़ रखा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तब भी अपन देख ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीट किसे डिफाइन कर रहे हैं। हीट इज बेसिकली एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अगर कोई एनर्जी अगर जा रही है, एनर्जी इन ट्रांजिट मतलब जो जा रही है एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज योर हीट। तो सबसे पहली बात कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब ऑफ कोर्स अगर एनर्जी है तो इसके यूनिट आप लोग जानते ही हो कि बेटा जूल होगी, ऑफ कोर्स जूल होगी। डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की होती है, आई थिंक दैट इज mL/T-2। लेकिन हम यहां पर एक जो ज्यादा जो यूनिट यूज करते हैं वो जूल ना यूज करते हैं, हम कैलोरी करते हैं। कैलोरी बेटा आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि कैलोरी इज नियरली 4.2 जूल्स। वैसे तो 4.19 होती है लेकिन आप ठीक है 4.2 जूल्स रफली मान सकते हो कि एक कैलोरी लगभग 4.2 जूल्स के आसपास होती है। अगर कहीं पर 1 किलो कैलोरी लिखा है, अगर कहीं पर 1 किलो कैलोरी लिखा है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4200 जूल्स, दैट इज 4200 जूल्स। जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर है उसे हम हीट कह रहे हैं। ठीक है, बात तो सही है। हीट अपने आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मूव करेगी अपने आप। अगर आप छोड़ दोगे तो वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाएगी। अगर आपको लोअर से हायर भेजना है तो हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, हम मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं उनको एफर्ट करने पड़ेंगे। अदरवाइज स्पॉन्टेनियसली अगर हम बात करें, अगर हम स्पॉन्टेनियसली अगर बात करें, अपने आप की अगर बात करें, तो आपके जो हीट है विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट जो है वो अपने आप जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही मूव करेगी। बिल्कुल वैसे जैसे करंट जो था ना वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता था रेजिस्टेंस के अंदर, बिल्कुल वैसे ही किसी भी बड़ा सिस्टम में हीट अपने आप अगर मूव करेगी तो वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मूव करेगी। हो सकता है कोई बच्चा कहते हैं कि सर रेफ्रिजरेटर में ऐसा नहीं होता। सर रेफ्रिजरेटर के अंदर मान लीजिए कि पानी है, रेफ्रिजरेटर के अंदर पड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस से,
सर उसको हम जब आइस बनाते हैं तो उस 0 डिग्री सेल्सियस में से हाइट निकालते हैं और ऑफ कोर्स रेफ्रिजरेटर से हम बाहर फेंकते हैं। अगर मान लो कि रेफ्रिजरेटर अगर किचन के अंदर पड़ा है तो किचन के अंदर उस हीट को रेफ्रिजरेटर फेंकता है। पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और मान लो कि किचन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो सर रेफ्रिजरेटर तो 0 डिग्री सेल्सियस से हीट निकाल रहा है और 25 डिग्री सेल्सियस पे दे रहा है। तो सर इस केस में तो हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर जा रही है और आप ये लिखा रहे हो कि हीट हमेशा हायर से लोअर जा रही है। सर ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्या? नहीं बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मैंने इसमें ये लिखा आया है कि हीट अपने आप अपनी मर्जी से हायर से लोअर ही जाएगी। रेफ्रिजरेटर वाले केस में उस हीट की मर्जी नहीं है, उस हीट की मर्जी नहीं है। अगर रेफ्रिजरेटर का मैकेनिज्म अगर काम ना करे तो ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए कि किचन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और अगर मान लो किसी बर्तन में अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हीट बेटा कहाँ से कहाँ जाएगी? 25 से 0 जाएगी। हाँ, रेफ्रिजरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके वो एफर्ट लगाता है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है कि हीट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से निकाल कर 25 डिग्री सेल्सियस तक जाए। ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये आपने मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने ऐसा किया है। अपने आप तो क्या होगा? अपने आप तो हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये आप बड़ा याद ही रखिए इस बात को कि हीट जो है वो हमेशा हायर से लोअर ही जाएगी अपने आप तो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये हमने हल्की फुल्की बड़ा हीट की बात की। अब आप कहोगे सर कि हीट आखिर हायर से लोअर अगर जाएगी तो ये जो हीट का ट्रांसफर है ये किस किस तरीके से हो सकता है? वही तो पढ़ना बेटा हम लोगों को। हीट का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना ये 3 तरीके से पॉसिबल है। हमें ये तीनों ही तरीके बारी बारी से देखने हैं। सबसे पहले मैं जानबूझ के नंबरिंग थोड़ी अलग स्टाइल से कर रहा हूं। सबसे पहले कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, कोई बात नहीं, बट फिर भी है ना, आप उसका हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन जान सकते हो। कन्वेक्शन में मीडियम पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट होता है और मीडियम पार्टिकल्स जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं। तो कन्वेक्शन के अंदर देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे और अगर वो मूव करेंगे तो अपने साथ हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएंगे। जैसे हीट वेव होती है, या फिर बेटा अगर हिंदी में कहूँ तो लू चलती है, तो लू चलने का कॉन्सेप्ट आपको हल्का फुल्का पता ही है। लू चलने में हवा चलती है तेज तेज और ऑफ कोर्स जो हवा है वो अपने साथ अच्छा खासा टेम्परेचर, अच्छी खासी हीट लेकर आती है। जहाँ जहाँ वो हवा पहुँचती है वहाँ वो अपने साथ वो हीट लेकर जाती है और हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज़ हीट वेव। और हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये एयर जा रही है ये मीडियम मूव कर रहा है और जहाँ जहाँ ये मीडियम जा रहा है वहाँ वहाँ वो हीट अपने साथ लेकर जा रहा है, अपने साथ लेकर जा रहा है। तो जब भी मीडियम के ट्रांसफ़र हो रहे हो उस केस के अंदर ऑफ कोर्स जैसे जैसे मीडियम आगे जाएगा वैसे वैसे अपने साथ वो हीट लेकर जाएगा। मैं एक और एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई कंटेनर है और इसके अंदर मान लीजिए कि कोई हमने वाटर इस तरह से भर दिया। हमने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का से किसी फ्लेम पे रख दिया, मैंने इसको गर्म कर दिया, किसी फ्लेम पे रख दिया। तो सबसे पहले इस कंटेनर का जो बॉटम है वो गर्म होगा। जैसे बॉटम गर्म होगा तो बॉटम के बिल्कुल नज़दीक वाले जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो गर्म होंगे। जैसे ही वाटर पार्टिकल्स गर्म होंगे इनकी डेंसिटी कम होगी। जैसे ही इनकी डेंसिटी कम होगी, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ऊपर वाले पार्टिकल्स नीचे आएंगे और नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। ये जो वाटर का पार्टिकल जैसे 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 ऊपर जाएगा वैसे वैसे इन वाटर के पार्टिकल्स की टेम्परेचर ऑफ कोर्स ज़्यादा है, सराउंडिंग के वाटर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम है, तो लगातार ये अपने आस पड़ोस वालों को हीट देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा। जब सबसे ऊपर पहुंचेगा तो इसका टेम्परेचर वापस से घट जाएगा, इसका टेम्परेचर वापस से घट जाएगा। तो ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ से चलते चलते यहाँ आया और इसका खुद का मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान इसने अपने आस पड़ोस के पार्टिकल्स को हीट लगातार देता गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। हाँ, जब सबसे ऊपर पहुंच गया तो इसका टेम्परेचर फिर से कम हो गया क्योंकि इसने हीट तो बाकी लोगों को दे दी है। टेम्परेचर कम हो गया तो डेंसिटी इसकी वापस से बढ़ गई है। अब ये डेंस है,
ये बड़ा, ये ज़्यादा डेंस है, ये कम डेंस है। अब ये वाला पार्टिकल ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, लगातार इस तरह से चलते जाएंगे। लेकिन जब भी पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा तो वो साइड में अपने आस पड़ोस वाले पार्टिकल्स को लगातार हीट देता जाएगा। तो इसमें मीडियम पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मस्ट है, वो मस्ट। तो कन्वेक्शन में आपका मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मस्ट है। सेकंड, रेडिएशन। रेडिएशन इज नथिंग मोर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बड़ा हीट ट्रांसफर का अपने आप में एक तरीका है। जैसे मैं सन की बात क्यों ना करूं, अगर मान लीजिए आपके पास ये सन है तो ये सन अपने अंदर से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल रहा है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ये कोर्स में है, रेडिएशन कोर्स में है। ये लगातार अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगातार बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। और उन रेडिएशंस के पास एनर्जी है, उन रेडिएशंस के पास एक तरह से हीट है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दूसरी बॉडी है और वो एब्जॉर्बिंग बॉडी है, एब्जॉर्बिंग बॉडी है मतलब उस पर कोई रेडिएशन अगर गिरती है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कोई रेडिएशन अगर इस पर गिरेंगी तो इसके लगातार टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। तो ये रेडिएशन है। रेडिएशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे कन्वेक्शन और रेडिएशन तो हो गए। तीसरा जिसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज कंडक्शन। ठीक है, तो मैं पहले बोल दूं कन्वेक्शन कोर्स में नहीं है, रेडिएशन कोर्स में है, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंडक्शन। तो तीसरा तरीका जो है दैट इज कंडक्शन। सुनिएगा, हम अभी तक इतना समझे कि कन्वेक्शन में मीडियम की ज़रूरत है और मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। रेडिएशन के अंदर मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे लाइट ट्रेवल करती है वैसे है। अब लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत थोड़ी है, तो इसे मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कह सकते हो कि रेडिएशन में नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, कोई मीडियम की जरूरत नहीं। ठीक है, थर्ड वन इज जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन में मीडियम की जरूरत होगी मगर मीडियम पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कन्वेक्शन में मीडियम होगा और मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। रेडिएशन में मीडियम की जरूरत ही नहीं है और कंडक्शन के अंदर मीडियम की जरूरत होगी लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो मैं इस बात को लिख भी दूं कि मीडियम इज रिक्वायर्ड, और दूसरी बात नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। मीडियम पार्टिकल्स का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से एक आयरन रॉड है। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह की एक आयरन रॉड है। ठीक है बच्चों, ये आयरन रॉड है। इस आयरन रॉड के जो लेफ्ट हिस्सा था मैंने उसको गर्म करना स्टार्ट किया। बड़ा मैंने किसी फ्लेम पे रख दिया और मैंने इसे लगातार गर्म करना स्टार्ट किया। और मैंने राइट जो हिस्सा है, राइट वाला जो पार्ट है, उसको मान लो मैंने ऐसे होल्ड कर रखा है, ऐसे अपने हाथ से होल्ड कर रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल सी कहानी है। जैसे आप इसको हीट करोगे ऑफ कोर्स इस हिस्से पर टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का अर्थ यह है कि जो यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब यह है कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अधिक से अधिक एम्पलीट्यूड, ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो होगा क्या कि जैसे ही आपने इसको हीट किया टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा मतलब पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और अगर पार्टिकल्स के पास अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर इन्होंने इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया तो ये वाले मॉलिक्यूल आगे वाले मॉलिक्यूल से टक्कर करेंगे। जैसे आगे वाले मॉलिक्यूल से टक्कर करेंगे उसको कहेंगे तू भी ऑसिलेट कर। जैसे ये मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेगा ये आगे वाले से टक्कर करेगा और ये उसको ऑसिलेट कराएगा, फिर ये आगे वाला उसको ऑसिलेट कराएगा,
फिर ये इसको ऑसिलेट कराएगा, इसको कराएगा, इसको कराएगा, इसको कराएगा, इसको कराएगा। कभी ना कभी इस एंड पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी ऑसिलेट करेंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ये ऑसिलेशंस उतने ज़्यादा ना हो जितने ये हैं, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि ये भी ऑसिलेट तो करेंगे। अगर यहाँ वाले पार्टिकल्स भी अगर अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से अगर ऑसिलेट करने लग गए तो इसका मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर भी तो बढ़ गया है। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पर मान लीजिए हायर टेम्परेचर था और यहाँ पर लोअर टेम्परेचर था, तो एक तरह से हीट आई है ऐसे और उसने यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाया है। लेकिन ये हीट आने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि जैसे आपने यहाँ को गर्म किया, वहाँ की मॉलिक्यूल्स ऐसे हायर एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, ये आगे वाले को टक्कर, 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 और ऐसे ही यहाँ वाले मॉलिक्यूल भी हायर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये वाले मॉलिक्यूल हायर एम्पलीट्यूड्स के साथ ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, बढ़िया टेम्परेचर आ जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने रॉड को ऐसे कट कर दिया, मैंने रॉड को कट कर दिया, तो अब ये वाला मॉलिक्यूल तो ऑसिलेट करेगा, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल इसको ऑसिलेट नहीं करा पाएगा। इसका मतलब मीडियम की ज़रूरत तो पड़ेगी, मीडियम की ज़रूरत तो पड़ेगी। बीच में अगर कट कर दूँ और वैक्यूम आ जाए, बट ऑफ कोर्स ये वाला मॉलिक्यूल अब इस मॉलिक्यूल से टक्कर ही नहीं कर सकता, और अगर टक्कर नहीं कर सकता तो इसका मतलब हीट अब इधर से इधर नहीं पहुंच पाएगी। इट मीन्स दैट मीडियम इज रिक्वायर्ड, बट मीडियम पार्टिकल्स का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कन्वेक्शन की तरह है ना, ये वाला मॉलिक्यूल उठ के यहाँ आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल उठ के आ गया। ऐसा तो नहीं कि ये वाला मॉलिक्यूल उठकर यहाँ पर आ गया हो। हाँ बोलोगे नहीं सर, ये वाला मॉलिक्यूल तो यहीं पर है, हाँ इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऑसिलेशन मोशन करता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हीट को लेकर ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया हो, या फिर ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया हो। अगर ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता तो हम इसे कंडक्शन थोड़ी बोलते, फिर तो हम इसे कन्वेक्शन ही कर देते, है कि नहीं? तो फिर हम कन्वेक्शन बोलते हैं, कंडक्शन नहीं बोलते फिर इसको, है ना। तो चलिए बच्चों, ये तीनों का मैंने इंट्रोडक्शन दिया हल्का फुल्का, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और रेडिएशन हमारे कोर्स में है और कन्वेक्शन हमारे कोर्स में नहीं है। बीटेक के फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, खासतौर से केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे, वो मैकेनिकल वाले और केमिकल वाले, वो ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन बट बाकी बच्चे तो शायद ना पढ़ें, है ना। शुरुआत करते हैं कंडक्शन से। आज और कल बेटा सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन ही पढ़ेंगे, और कंडक्शन में मुझे ऐसे कोई सच नई खास बातें नहीं बतानी है। जो हमने काफ़ी हद तक करंट वगैरह में पढ़ रखा है उससे हमारा काफ़ी हद तक काम चल जाएगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं। तो आराम से बढ़िया से कुछ बातें सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट बेटा, कुछ डेफिनेशंस हैं, और आज ही मान के चलो थोड़ी बहुत डेफिनेशंस अपन को याद तो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले डेफिनेशन है थर्मल करंट या हीट करंट। मैं इसे ITH लिखना पसंद करता हूं, ITH लिखना पसंद करता हूं। सुनिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई तार है, इस तार के लेफ्ट हिस्से में हायर टेम्परेचर है TH, राइट हिस्से में लोअर टेम्परेचर है लेट्स से TL। then we know that कि heat will flow from higher temperature to lower temperature, heat इधर से इधर आएगी। मान लीजिए टाइम t से लेकर t प्लस डेल्टा t तक इस क्रॉस सेक्शन में से किसी भी क्रॉस सेक्शन में से डेल्टा Q हीट पास हुई है। अब ये जो डेल्टा Q है ये चार्ज नहीं है, क्या है बच्चे? हीट। अगर डेल्टा Q हीट पास हुई है तो हम एक तरह से थर्मल करंट डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कितनी हीट पास हुई है पर यूनिट टाइम। डेल्टा Q हीट पास हुई है डेल्टा T टाइम में, एंड वी नो दैट कि ये फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए है, तो दिस इज ऑफ कोर्स एवरेज थर्मल करंट, दिस इज योर एवरेज थर्मल करंट। इसी तरह से टाइम T से लेकर T प्लस dt, इस इतने से छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर हो सकता है कि इस क्रॉस सेक्शन से छोटी सी हीट पास हो dq, और अगर ये छोटी सी हीट पास हुई है तो हम थर्मल करंट, भाई डेफिनेशन तो वही रहेगी ना, रेट ऑफ हीट पासिंग।
आप बोलोगे सर कितनी हीट पास हुई, तो आप कहेंगे सर दैट इज डी क्यू। बेटा इस हीट को पास होने में कितना समय लगा, तो आपको सर डी टी, तो दैट इज बेसिकली डी क्यू अपॉन डी टी। बाई डेफिनेशन एक ही बात है, सिर्फ इतना फर्क पड़ गया कि इट इज फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल, इट इज फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल। सो आई कुड इजीली से कि दिस इज योर इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस थर्मल करंट। ये बेटा हमारा इंस्टेंटेनियस थर्मल करंट है। आई होप इट्स ओके। बस इतना सा चेंज आया कि वहाँ पर Q जो था वो चार्ज था, यहाँ पर जो Q है वो हीट है। बाकी मेरे ख्याल से मोर और लेस वही बात है। इस थर्मल करंट के बारे में कुछ बातें सोच सकते हो तो बताइए। सबसे पहली बात तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, हीट पर यूनिट टाइम, तो SI यूनिट तो कहेगा कि जूल पर सेकेंड, बिल्कुल सही, यूनिट इज जूल पर सेकेंड। कई जगह बच्चों कैलोरी पर सेकंड पे लिखा आता है, ठीक है, वो भी आप सोच सकते हो, कोई इशू नहीं मुझे उसमें, कन्वर्जन आपको आना चाहिए बस, है ना। मेरा बच्चा ये भी कह सकता है कि सर जूल पर सेकंड इज ऑल्सो नोन एज वॉट। हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ रखा है कि जूल पर सेकंड इज बेसिकली वॉट, बिल्कुल सही है। तो थर्मल करंट की जो यूनिट है वो वॉट है। कंफ्यूज मत हो ना, ये पावर नहीं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की क्रॉस होने की रेट है, हीट के क्रॉस होने की रेट है, यूनिट सेम आ गई है। मैं अगर डायमेंशन पूछूंगा तो ऊपर वर्क है या फिर हीट है, उसकी डायमेंशन होती है mL/T-2, उसको T से और डिवाइड करूंगा तो mL/T-3, दैट इज mL/T-3, ये इसकी डायमेंशन है। क्या थर्मल करंट के पास डायरेक्शन है क्या? ऑफ कोर्स डायरेक्शन है, इट हैज डायरेक्शन। आप तो ये भी कहोगे सर मुझे पता भी है कि इसकी डायरेक्शन इन जनरल कहां से कहां होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। कोई रेयर केस में, जैसे मैंने रेफ्रिजरेटर वाला केस बताया, एयर कंडीशनर का केस बताया, इन केसेस को छोड़ दो तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो यू कैन से कि इन जनरल, हमेशा नहीं बेटा, इन जनरल इट इज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो सर करंट है तो इसका मतलब सर फिर तो ये तो करंट जो है, ये जो थर्मल करंट है, इसके पास डायरेक्शन है, तो सर फिर तो ये वेक्टर हो गया। नहीं बच्चे, ये वेक्टर नहीं है। सर कैसे वेक्टर नहीं है? आपने बताया था कि जिसके पास भी डायरेक्शन होगी वो वेक्टर होगा। नहीं बच्चे, मैंने कभी ऐसे बताया नहीं। मैंने ये कहा था कि जिसके पास डायरेक्शन हो और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो वही वेक्टर है। मैंने ऐसे कहा था। तो ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। सर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इस बात का क्या अर्थ है? चलो फिर से बोल देता हूँ, हालांकि ये वाली बात मैंने आपको बोल रखी है। मान लीजिए कि आपके पास ये तार है, ये तार है, ये तार है, यहाँ से करंट आया, मान लीजिए थर्मल करंट आया 5 वाट, इधर से मान लीजिए बेटा थर्मल करंट आया 3 वाट, तो यहाँ पर थर्मल करंट कितना होगा? अब इस बात को ज़रा सोचो कि यहाँ से थर्मल करंट 5 वाट आ रहा है, इस बात का अर्थ क्या है कि 5 जूल एनर्जी आ रही है पर सेकेंड, 3 जूल एनर्जी आ रही है पर सेकेंड, तो इस जंक्शन पर कुल मिलाकर 8 जूल एनर्जीज आ रही है पर सेकेंड। तो वो एनर्जी कहीं जाने भी चाहिए, तो वो एनर्जी यहाँ जाएगी, 8 जूल एनर्जी पर सेकेंड जाएगी, तो ये वाला करंट कितना हो जाएगा? 8 जूल पर सेकेंड। दिस जूल पर सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज वाट। तो इट मीन्स दैट 5 + 3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 8। हमेशा ऐसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड ही नहीं करेगा कि ये एंगल कितना है, सब फालतू बातें हैं। तो आप कह सकते हो कि सर ये स्केलर है, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर अलजेब्रा को ही फॉलो करता है। तो हमारा जो थर्मल करंट है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करेगा, वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा। फेयर इनफ। ये हमारा थर्मल करंट का मेरे लिए एक बार के लिए इतना आइडिया काफी है। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज स्टेडी स्टेट। आराम से सुनना बच्चों, क्योंकि टर्म्स बहुत सारी आने वाली है। जब टर्म्स बहुत सारी आती है तो हमसे कोई ना कोई टर्म या कोई ना कोई बात स्किप हो सकती है, तो इसलिए अपन थोड़ा सा इत्मीनान से टर्म्स देखेंगे और कोशिश करते हैं कि आज तो सिर्फ और सिर्फ टर्म्स ही देखें, पढ़ें कल से, मतलब जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो हम कल से करें, तो एक बार वो टर्म्स हमारे दिमाग में सेट हो जाएं, उसका भी हमें थोड़ा सा फायदा तो मिलेगा।
फिर बाकी तो बड़ा सवाल करना, कंपेयर करना, वो तो बहुत ही आसान सा काम है। सुनिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह की कोई रॉड है, इस तरह की कोई रॉड है, ये मैंने कोई क्रॉस सेक्शन चूज किया इस तरह से, ये मान लीजिए आपका हायर टेम्परेचर है और ये मान लीजिए आपका लोअर टेम्परेचर है, और करंट है ऐसे फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। फेयर एनफ। यहां से जो थर्मल करंट आ रहा है वो है I1, और यहां से जो थर्मल करंट जा रहा है बेटा मान लीजिए वो है I2। ठीक है, स्टडी स्टेट का मतलब ये है, ये सिस्टम स्टडी स्टेट में है, इट मींस दैट कि I1 शुड बी इक्वल टू I2। सर क्या अर्थ है इस बात का? इस बात का ये अर्थ है कि जितनी हीट पर यूनिट टाइम आएगी उतनी ही हीट पर यूनिट टाइम जाएगी। अगर 5 जूल प्रति सेकंड आ रही है तो 5 जूल प्रति सेकंड ही जाएगी। और इस केस में आपके पास ये जो बीच में एलिमेंट है, इसका मतलब इसने किसी प्रकार की कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की है। और अगर इसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की है, इस बात का मतलब ये है कि इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर इसने एब्जॉर्ब की होती तो इसका जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ चेंज होता। अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इस बात का मतलब इसने कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की है, और ऑफ कोर्स नहीं की है, क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट तो जा रहा है, जितनी हीट आ रही है उतनी हीट तो जा रही है कि नहीं। तो अगर कभी स्टडी स्टेट बोल दिया जाए तो आप बोल देना कि सर स्टडी स्टेट मींस कि पूरी रोड में करंट सेम है एंड I1 इज इक्वल्स टू I2, एंड इफ I1 इज इक्वल्स टू I2 तो मैं इस छोटे से एलिमेंट के लिए लिख सकता हूं कि dq बाई dt, dq मतलब कितनी हीट आई है पर यूनिट टाइम, इज बेसिकली I1 माइनस I2। सर I1 माइनस I2 क्या लिखा कि I1 तो आने की रेट है, I2 जाने की रेट है। आने की रेट है तो उसे प्लस लिख देना, जाने की रेट है तो उसे माइनस लिख देना। और आप कह सकते हो कि सर I1 और I2 की वैल्यू सेम है, इसलिए I1 माइनस I2 शुड बी इक्वल टू 0। और अगर ये 0 है तो इट मीन्स दैट कि dq 0 है। dq 0 है, इस बात का मतलब यह है कि आपके इस सिस्टम ने किसी प्रकार की कोई हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं किया है, और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं किया है इसका मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। सर टेम्परेचर से dq के कारण चेंज होता था क्या? हाँ बेटा होता था। आपको हल्का फुल्का याद होगा कि dq को हम ऐसे लिखते थे कि किसी ऑब्जेक्ट ने अगर dq हीट अगर ऑब्जर्व की है तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा बाय द फॉर्मूला ms dt। आई रियली होप आपको फॉर्मूला याद होगा। m है मास, s है स्पेसिफिक हीट, dt है आपका चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने बता दिया। दिस s इज नोन एज योर स्पेसिफिक हीट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेटा ये फॉर्मूले नहीं पता है, हालांकि बेटा बहुत ही ट्रिवियल फॉर्मूले, ना भी पता हो कोई दिक्कत नहीं, मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ। जब आपका dq ही 0 हो गया तो ऑफ कोर्स आपका dt भी तो 0 होगा, और dt अगर 0 हो गया इस बात का मतलब ये है कि इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि dt बाई dt इज इक्वल्स टू 0, कि टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। सर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे? हल्का सा कंफ्यूजन आ रहा है मेरे को। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आगे जाऊँगा वैसे 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 लगातार टेम्परेचर घटेगा, और आप तो कह रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इस बात का अर्थ ये है कि टेम्परेचर समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ये पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, और पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है तो मैं ऐसे कहूँगा कि टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्या नहीं है बेटा? यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट ये अलग अलग शब्द हैं। अगर टेम्परेचर टाइम के साथ फिक्स हो तो आप बोल देना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर पोजीशन के साथ टेम्परेचर हर जगह सेम हो तो बोल देगा टेम्परेचर यूनिफॉर्म है। देन हम जानते हैं कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, और जैसे जैसे आगे आते हैं वैसे वैसे लगातार टेम्परेचर घटता है, और टेम्परेचर अगर घटता है तो टेम्परेचर पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग टेम्परेचर है, लेकिन किसी फिक्स्ड पोजीशन की अगर बात करूँ तो उस फिक्स्ड पोजीशन पर टेम्परेचर समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ये हमारी स्टडी स्टेट की कहानी है।
तो आई होप तुम 2-4 बातें समझ गए होंगे। पहली बात, स्टेडी स्टेट में पूरे तार में करंट सेम होगा, पूरी रॉड में करंट सेम होगा। दूसरी बात, टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। किसी भी पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी भी पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो समय के साथ चेंज नहीं होगा। हाँ, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग टेम्परेचर तो है ही, तभी तो करंट जा रहा है, वरना ही करंट जाता ही क्यों? अगर हर जगह टेम्परेचर सेम ही होता फिर तो बड़ा थर्मल करंट जाने की, हीट करंट जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो करंट जा रहा है, इसका मतलब बेटा हर जगह टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पर आपका जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। सो आई वांट टू कंक्लूड इट कि स्टेडी स्टेट में आपका जो थर्मल करंट होगा वो हर जगह सेम होगा। टेम्परेचर जो होगा इट मे वेरी विथ पोजिशन बट इट विल नॉट वेरी विथ टाइम। सो 2-4 बड़ा छोटी छोटी बातें हैं। In steady state, thermal current will be same in entire rod और वायर। एक रॉड या वायर के अंदर बट हर जगह थर्मल करंट सेम होगा। दूसरी बात, टेम्परेचर will remain constant। बेटा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं बोल रहा हूं बेटा, कांस्टेंट रहेगा। अलग अलग पॉइंट पर अलग, ऐसे बोल दो बेटा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एट ए पॉइंट। किसी अगर फिक्स्ड पॉइंट की अगर बात करूं तो उस फिक्स्ड पॉइंट पर टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के साथ चेंज हो सकता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टेम्परेचर may not be uniform and changes with position। and changes with position। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये थी डेफिनेशन स्टेडी स्टेट की। हमारे जो मोस्टली सवाल होंगे वो बच्चों स्टेडी स्टेट के ही होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूं कि अगर स्टेडी स्टेट ना हुआ तो क्या होगा, क्योंकि हमारे कुछ एक्सरसाइज 2 के सवाल ऐसे होंगे जिनको करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि अगर नॉन स्टेडी स्टेट हुआ तो क्या होगा। तो चलिए सुन लीजिए। नेक्स्ट इज नॉन स्टेडी स्टेट। अगर स्टेडी स्टेट नहीं हुआ तो क्या होगा? हमें तो मान के चलना है कि सवाल में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो स्टेडी स्टेट है, लेकिन जानबूझ के लिखा हो कि स्टेडी स्टेट नहीं है तो क्या हो सकता है, डिस्कस करते हैं। आपके पास ये फिर से कोई रॉड, मान लीजिए बच्चों कि यहां पर हायर टेम्परेचर है, यहां पर लोअर टेम्परेचर है। मैंने किसी ऐसे छोटे से क्रॉस सेक्शन की बात की, इस छोटे से क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि इस क्रॉस सेक्शन के अंदर I1 करंट आया और ये I2 करंट गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इतने से एलिमेंट की, ये जो इतना सा बड़ा मास पड़ा ना, इसकी बात कर रहे हैं। इस इतने से एलिमेंट का मैं एक बार के लिए मास m मान लूं, बड़ा स्पेसिफिक हीट s मान लूं, ठीक है। अब नॉन स्टेडी स्टेट है, इट मींस दैट कि I1 इज नॉट इक्वल टू I2, कि I1 और I2 बेटा बराबर नहीं है। मैं 2 केस ले रहा हूं। पहला केस कि मान लीजिए कि ज्यादा करंट आ रहा है और कम जा रहा है, ज्यादा थर्मल करंट आ रहा है और कम जा रहा है।
मैं ऐसे लिख सकता हूं कि dq बाई dt हीट के आने की रेट है कुल मिलाकर I1 माइनस I2। सर I1 से पहले प्लस और I2 से पहले माइनस क्यों? क्योंकि I1 तो आ रहा है और I2 जा रहा है, आने वाले को प्लस जाने वाले को माइनस। इतना हीट लगातार आ रहा है, I1 बड़ा है I2 छोटा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर देन 0। इट मींस दैट कि dq इज ग्रेटर देन 0। बेटा dq इज ग्रेटर देन 0 इस बात का अर्थ ये हो गया कि इसका मतलब इस सिस्टम ने जरूर कोई ना कोई हीट को एब्जॉर्ब किया है। पक्की बात है, एब्जॉर्ब किया है, तभी तो ज्यादा हीट आई है और कम गई है, तो कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। और कुछ अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। सर टेम्परेचर बढ़ने का जुगाड़ पता है? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं पता, हमें पता है कि ये dq हीट जो छोटी सी हीट आई है इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा टेम्परेचर बढ़ा सकती है, और उसका फॉर्मूला है dq इज इक्वल्स टू m इंटू s इंटू dt। मैं बेटा लिख नहीं रहा वापस से, m मास है, s स्पेसिफिक हीट है। ये m इंटू s है ना, इसको अपन लोग c भी लिख सकते हैं, और ये जो c है इट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। क्या शब्द यूज किया मेरे बच्चों? हीट कैपेसिटी। ठीक है, टर्म सीख जाओगे, इस तरह से काम चल जाएगा अपना। ठीक, एंड वी नो दैट कि दिस dq इज पॉजिटिव, इट मीन्स दैट दिस dt इज पॉजिटिव, एंड dt इज पॉजिटिव, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है समय के साथ। टाइम के साथ आपका जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। सर स्टेडी स्टेट में तो टेम्परेचर टाइम के साथ नहीं बढ़ता था, नहीं बढ़ता था, अब बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। अब बेटा टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कारण हम जानते हैं कि ज्यादा थर्मल करंट आया है और कम थर्मल करंट गया है। हमने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसके कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। दीज आर द इक्वेशंस विच कैन बी इवन यूजफुल फर्दर। ये हमारे आगे जाके काम भी आ सकती हैं इस तरह की हमारी इक्वेशंस। फेयर इनफ। आगे चलते हैं। अगर मान लो इसका उल्टा हुआ कि आपका I1 छोटा है और I2 बड़ा है। अगर आपका I1 छोटा है और I2 बड़ा है तो कम थर्मल करंट आएगा और ज्यादा जाएगा, मतलब कम हीट आएगी और ज्यादा जाएगी। इसका मतलब हमने भी कोई हीट दी है इसका मतलब, और हमने अगर हीट बाहर निकाली तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं घटेगा। सोचो जरा कि 3 कैलोरी पर सेकंड हीट आए और 5 कैलोरी पर सेकंड हीट जाए, तो इसका 2 कैलोरी पर सेकंड तो हमने दी है, और 2 कैलोरी पर सेकंड अगर हमने हीट दी तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? अरे भाई हमारा टेम्परेचर तो घटेगा। तो इस बात में फिर से बोलता हूँ, I1 अगर I2 से छोटा है तो मैं कहूँगा कि dq बाई dt इज कितनी हीट आई माइनस कितनी हीट गई। I1 छोटा है, I2 बड़ा है, तो ऑफ कोर्स ये तो 0 से छोटा हो गया। इससे मैं कह सकता हूं कि dq की वैल्यू बेटा पॉजिटिव नहीं है, dq की वैल्यू नेगेटिव है। dq की वैल्यू नेगेटिव है, इस बात का मतलब आप जानते हो कि आपका dt की वैल्यू भी नेगेटिव है। इसका मतलब आपका टेम्परेचर बेटा बढ़ नहीं रहा है, ओहो सॉरी, बढ़ नहीं रहा है बेटा, बल्कि घट रहा है। इसका मतलब हमारा जो dt अपॉन dt है वो नेगेटिव है। तो नॉन स्टेडी स्टेट में आपके छोटे से एलिमेंट का टेम्परेचर समय के साथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि I1 बड़ा है या I2 बड़ा है। और अगर I1 I2 बराबर है फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो बोल देना कि सर ये तो स्टेडी स्टेट है, और स्टेडी स्टेट के अंदर टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, पोजीशन के साथ तो चलो हम लोग जानते हैं कि चेंज होता ही है। समझ गए इस बात को? नॉन स्टडी स्टेट आपको हर सवाल में मानना नहीं बेटा, जानबूझ के पूछा हो तभी लिखना है, अदरवाइज नहीं। अब मैं यहां पर एक छोटा सा काम और निपटाना चाहता हूं यार, है ना, किसी टफ सवाल में काम आ सकता है। मैं एक छोटा सा काम और निपटाना चाहता हूं। कोई भी अच्छा बच्चा होगा ना उस बात को बढ़िया से समझ जाएगा, और वो समझ जाएगा यहाँ से इसके भी तो यूज आएंगे आगे जाके एक्सरसाइज 2 वगैरह के सवालों के अंदर। और वो बात ऐसी है कि कोई मेरा बच्चा बोल दे कि सर ठीक है मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं, मान लो सर I1 बड़ा है और I2 छोटा है, तो नेट हीट आ रही है, नेट हीट से टेम्परेचर बढ़ाती है और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। लेकिन सर अगर ये वाला अपने मेल्टिंग पॉइंट पे हुआ तो, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे हुई तो
सर मेल्टिंग पॉइंट पर अगर आप हीट देते हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सर फिर तो फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है? फेज चेंज। तो कभी अगर किसी स्पेसिफिक सवाल के अंदर ऐसा लिखा हो कि ये मेल्टिंग पॉइंट पे है, फ्रीजिंग पॉइंट पे है, बॉइलिंग पॉइंट पे है, तो उस केस में आप थोड़ा सा पासा पलट देना। फिर आप dq को ms dt ना लिखें, बल्कि आप इसी dq को, कौन सा dq, ये जो i1 माइनस i, ये जो i1 माइनस i2 इज इक्वल टू dq वैलिटी लिखा है, ये जो dq है, जो छोटी सी हीट आई है dt टाइम के अंदर, इसको आप लिख दो dm इंटू एल। दिस एल इज नोन एज लेटेंट हीट। क्या शब्द यूज किया बेटा अपन ने? लेटेंट हीट। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज करना, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पे हुआ तो हम बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन शब्द यूज करते हैं। ठीक है, ये डीएम क्या है? मान लो बेटा कि ये सारा का सारा आइस है। आइस का इस तरह से रॉड बना रखी है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा हीट आ रही है और कम जा रही है, तो इसका मतलब नेट हीट एब्जॉर्ब हो रही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी तो आइस टेम्परेचर बढ़ाकर 0 से बढ़ाकर 1 2 3 4 5 करेगी या पहले आइस पिघलेगी? आप बोलो सर आइस पिघलेगी। तो जो भी छोटी सी डीक्यू हीट आएगी वो इसके छोटे से मास डीएम को, इस छोटे से मास डीएम को मेल्ट कर देगी। फिर डीक्यू हीट आती जाएगी और डीएम मास लगातार पिघलता जाएगा। ऐसा नहीं कि आप हर सवाल में सोचने लग जाओ, जानबूझ के सवाल में ऐसा लिखा हो कि यार ये तो फेज चेंज होने वाला इंस्टेंट है, तो बोल देना कि सर फेज चेंज होने वाला इंस्टेंट है, तो सर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं देगा, फॉर्मूला ये वाला काम देगा। तो आप दोनों याद रखें, dq इज इक्वल्स टू ms dt भी याद रखें और dq इज इक्वल्स टू dm इंटू एल भी याद करें। तो ये चिन्ना सा जो हीट आएगा ये चिन्ने से मास का फेज चेंज कर देगा, या फिर ये जो चिन्नी सी हीट आएगी ये मास का चिन्ना सा टेम्परेचर, चिन्ना सा मतलब बहुत छोटा सा टेम्परेचर चेंज कर देगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। अगर छोटी सी हीट आएगी तो या तो बेटा मास का चिन्ना सा टेम्परेचर चेंज कर देगा। अगर मान लो कि फेज चेंजिंग वाले टेम्परेचर पे हुआ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे हुआ, तो उस केस में आप बोल दो सर ये जो छोटी सी हीट आई है ये छोटे से मास का फेज चेंज कर देगी। आई होप इट विल वर्क। हमारा काम चल जाएगा बच्चों इसमें बड़े आराम से। तो आप डीक्यू को 2 स्टाइल से याद करो, गांठ बांध ले इसको, कभी सवाल में डीक्यू आ जाए ना तो सटासट या तो ये या ये, ऐसा ना काम चल जाएगा। देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सी बातें, टफ बातें बेटा इसमें नहीं है, सब हो जाएगा इसमें। आगे चलिए बच्चों, अपनी अगली डेफिनेशन पे आते हैं, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या अर्थ है टेम्परेचर ग्रेडियंट का, देखते हैं बच्चों। टेम्परेचर जो है वो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। ये ग्रेडियंट शब्द बड़ा आप पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे रेट शब्द है ना, वो टाइम के साथ कोई चीज कैसे वेरी करती है उसको रिप्रेजेंट करता है। ग्रेडियंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन के साथ अगर कोई चीज वेरी कर रही हो तो उसे कैसे, अभी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक रॉड है, ऐसे, रॉड में ये हायर टेम्परेचर TH, ये लोअर टेम्परेचर TL, रॉड की लेंथ L है, ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, ये आपका x इक्वल्स टू L है। ये आपका x इक्वल्स टू L है, ठीक है। ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे लगातार टेम्परेचर पोजीशन के साथ घटेगा। तो मैंने ऐसा मान लिया कि यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर
टेम्परेचर है T, और यहां से x प्लस dx डिस्टेंस की दूरी पर टेम्परेचर है T प्लस dt। सर आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। अभी तो आप कह रहे थे कि जैसे 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 आगे जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, और आपने तो x डिस्टेंस पर टेम्परेचर T मान लिया और x प्लस dx डिस्टेंस पर टेम्परेचर T प्लस dt मान लिया। बेटा ये जो dt है दिस इज चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। dx पोजीशन के चेंज होने पर dt चेंज इन टेम्परेचर है। this dt can be positive, this dt can be negative, and more specifically we know that कि this dt is negative। क्या है बेटा dt नेगेटिव है, तो आप कह सकते हो कि ये dt जो है we know that कि it is negative। थर्मल करंट ऐसे आएगा, और थर्मल करंट की तरफ जब भी जाओगे तो आपका चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव आएगा। चलिए अपन तो मुद्दे पे आते हैं। हमारा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर। यहां से यहां तक चेंज इन टेम्परेचर कितना है dt डिवाइड बाय चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन कितना है dx। और ढंग से लिखना चाहो और ढंग से लिख दो, यहां से यहां तक चेंज इन टेम्परेचर क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज लोअर टेम्परेचर माइनस हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, that is L minus 0, and as you can see that it is not positive, it is negative। सर नेगेटिव कैसे बेटा, ये लोअर टेम्परेचर ये हायर टेम्परेचर, लोअर में से हायर निकालोगे नेगेटिव आएगा, नीचे L है। ये है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। और थर्मल करंट की तरफ जब भी जाओगे तो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा। थर्मल करंट की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में कुछ बातें। सबसे पहली बात यूनिट, एज यू कैन सी दैट कि इट इज डिग्री सेल्सियस पर मीटर। रही बात डायमेंशन की, ऊपर टेम्परेचर है उसके डायमेंशन है K, नीचे मीटर है उसके डायमेंशन है L, वो ऊपर गया तो KL -1। इट विल बी नेगेटिव अलोंग थर्मल करंट। अगर थर्मल करंट की तरफ जाओगे तो हमेशा ये नेगेटिव होगा, थर्मल करंट के अपोजिट जाओगे तो पॉजिटिव होगा। तो आप कह सकते हो कि इट इज पॉजिटिव अपोजिट टू थर्मल करंट। थर्मल करंट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव, थर्मल करंट के अपोजिट जाओगे तो पॉजिटिव। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, थर्मल करंट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव, थर्मल करंट के अपोजिट जाओगे तो पॉजिटिव। ये है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझ गए बेटा इस बात को, है ना? ठीक, बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ यहां भी आ गया? हाँ बेटा ये भी यहाँ भी आ गया, और बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने पढ़ रखा है, बस थोड़ी बहुत तो डिफरेंसेस आएंगे ना। वहाँ पर करंट था, यहाँ पर थर्मल करंट है। वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है। बेटा वहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर कोई थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा। वहाँ पर कंडक्टेंस था, यहाँ पर थर्मल कंडक्टेंस आ जाएगा। वहाँ पर कंडक्टिविटी थी, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि मोर और लेस हम लोग रिलेट कर पाएंगे। और जानबूझकर चैप्टर पढ़ाया ही अब इसलिए जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि बातें रिलेट करने के बाद तो मामला बहुत आसान हो जाएगा। आज ही लग रहा है मुश्किल तो मामला, क्योंकि नई नई टर्म्स आ रही है। तो नई नई टर्म्स आ रही है तो अपन जल्दबाजी तो कर नहीं रहे, अपन तो आराम आराम से देख रहे हैं। और एक बार अगर हमने टर्म्स को कंपेयर करना स्टार्ट कर लिया फिर तो हम यूँ कर लेंगे। फिर तो देख बेटा जैसे सीरीज पैरेलल वहाँ था वैसे सीरीज पैरेलल यहाँ पर है, जैसे किरचॉफ लॉ वहाँ था वैसे किरचॉफ लॉ यहाँ पर है, जैसे केसीएल वहाँ पर था वैसे केसीएल यहाँ पर है। सारी कहानी सारी बात बिल्कुल वैसे के वैसे सेट हो जाएगी जैसे बेटा पहले थी। फेयर एनफ? तो चलिए ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की अगर कोई रॉड है, ये वाला जो एंड है ये हायर टेम्परेचर पे है TH, ये लोअर टेम्परेचर पे है TL,
इस पूरी की पूरी रॉड का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, लेट से ए। थर्मल करंट है बच्चों यू, जिसको हम ऐसे कह रहे हैं, इज ऑफ कोर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आपके पास एल है, ठीक है। मैं यहां पर ओम्स लॉ सीधा बोल रहा हूं कि दिस थर्मल करंट is directly proportional to temperature difference, directly proportional to cross sectional area, and inversely proportional to length. And we could write that thermal current is some constant into cross sectional area into TH minus TL upon N. This is your thermal current. This is your thermal current. बस ये कांस्टेंट एक नई चीज आ गई है। ये कांस्टेंट जो है ये काफी हद तक बड़ा वैसा ही है जैसा हमारा कंडक्टिविटी था वहां पे। सर कंडक्टिविटी कहाँ था बेटा? रेजिस्टिविटी याद है, रो एल अपॉन ए वाला। उस रो का उल्टा लिखा था अपन ने 1 अपॉन सिग्मा, मतलब रो को अपन लिखा था 1 बाय सिग्मा। तो वहां पर सिग्मा था कंडक्टिविटी, यहाँ पर के है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस के को आप एक नाम दे सकते हो बच्चों, दिस इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल सेम है। वहां पर याद करो थर्मल करंट था हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस था रो एल अपॉन ए। क्या था बेटा रेजिस्टेंस? रो एल अपॉन ए। और जो 1 बाय रो है इसी को अपन ने क्या लिख दिया के। वहां पर अपन ने 1 अपॉन रो को सिग्मा लिख रखा था, यहां पर बेटा अपन ने 1 अपॉन रो को एक तरह से क्या लिख दिया। वहां पर सिग्मा था वो कंडक्टिविटी, यहां पर के है आपका थर्मल करंट। बिल्कुल से बिल्कुल से। वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस। वहां पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पर भी क्रॉस सेक्शनल, यहां पर भी लेंथ, वहां पर भी लेंथ। वहां पर कंडक्टिविटी था, कंडक्टिविटी नहीं तो नीचे रेजिस्टिविटी होगा। नीचे रेजिस्टिविटी लगाओ ऊपर कंडक्टिविटी लगाओ, बात तो एक ही। बस वहां पर कंडक्टिविटी था, यहां पर मैंने थर्मल करंट। कितना बढ़िया प्यारा सा हमारा फॉर्मूला है। एंड वी नो दैट कि दिस थर्मल करंट इज of course dq by dt. This is बढ़िया फॉर्मूला बच्चे, बढ़िया फॉर्मूला। दिस इज योर थर्मल करंट एंड थर्मल करंट ऑलवेज फ्रॉम, जैसे रेजिस्टेंस में करंट कहां से कहां था? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। जैसे थर्मल करंट का फॉर्मूला था वैसे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था वैसे आपके थर्मल करंट का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला भी मोर और लेस बेटा सेम है, कोई बहुत बड़ा अंतर आया नहीं है ऐसा, है कि नहीं? आगे चलते हैं बच्चों। मैं इसको एक स्टाइल से और लिख सकता हूं। याद कीजिए मैंने dt बाई डी एक्स को अभी थोड़ी देर पहले लिखा था TL माइनस टी एच अपॉन एल। यहां पर TH माइनस TL है तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस के ए dt बाई डी एक्स। थर्मल करंट का चाहे आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, चाहे मेरे बच्चे ये वाला फॉर्मूला याद करो, एक ही बात। हालांकि ठीक है ना, इसकी यूजफुलनेस थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन दोनों में से कोई सा भी याद करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये माइनस और समझा सकते हो, वैसे समझ ही चुके हो। dt बाई डी एक्स हमारा था TL माइनस टी एच अपॉन एल, यहाँ पर लिखा है TH माइनस TL अपॉन एल, मैंने माइनस लगा दिया बेटा। फिर भी मैं एक तरीके से और समझा सकता हूँ, थर्मल करंट पॉजिटिव है, dt बाई डी एक्स हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर हो नहीं सकते, तो एक नेगेटिव और लगा दिया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये हमारा काम हो गया। ये मत सोचना कि सर ये तो पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, अरे भाई ये नेगेटिव है तो आपका dt बाई डी एक्स भी तो नेगेटिव है कि? आगे चलिए बच्चा, नेक्स्ट इज इस थर्मल कंडक्टिविटी वाली बात को थोड़ा सा और देखते हैं। इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, ऑफ कोर्स ये कोई कांस्टेंट है जो इस रॉड पर डिपेंड करता है कि रॉड किस चीज की बनी हुई है, और रॉड जितनी अच्छी कंडक्टर होगी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही बढ़िया तरह से कंडक्ट करा पाएगी, थर्मल करंट उतना ही ज्यादा होगा।
तो आप कह सकते हो कि दिस थर्मल कंडक्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जो भी आपका मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है भाई। अलग अलग मटेरियल में के की वैल्यू आपकी अलग अलग आएगी, है ना। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सवाल में दे रखा होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें इसमें ना। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसके के की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, एंड ऑफ कोर्स अगर इंसुलेटिंग होगा तो उसके के की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, है कि नहीं। यूनिट की बात अभी कर लेते हैं, यूनिट की बात अभी कर लेते हैं। थर्मल करंट है वाट, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो आप यूनिट कह सकते हो कि इसकी यूनिट है वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, या फिर वाट पर मीटर केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस बोलना और पर केल्विन बोलना एक ही बात है बेटा, क्योंकि हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर तुम माइनस करोगे ना तो टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही आता है। तो आप चाहे पर डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे पर केल्विन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी यूनिट याद रख सकते हो, कभी हो सकता काम आ जाए। अगली बात कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। अबे यार मैंने थोड़ी याद कर रखी इसकी डायमेंशन क्या होगी। अब इनमें से किसी किसी डायमेंशन यहाँ तो लिख दो। ऊपर बड़ा वाट है, वाट था मेरे ख्याल से mL/T-3, नीचे मीटर है वो लेंथ है, डिग्री सेल्सियस की डायमेंशन होती है के, तो मेरे ख्याल से आ गई है mL/T-3 K-1। mL/T-3 K-1, ये हमारे पास डायमेंशन। मुझे खुद को याद नहीं है, निकालें वैसे। तो जो भी आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमारे पास इस तरह से है, एंड इट्स वेरी इजी। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगला एंड आई नो दैट, मैं इस बात को मानता हूं कि बेटा मैं नई नई टर्म्स बहुत सारे लिख रहा हूं, लेकिन हर टर्म पर हम समय बिता रहे हैं। हमने ऐसे नहीं कि रैंडमली सारी टर्म्स लिख दी और एकदम बाढ़ आ गई हो। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत सारी टर्म्स लिख दी हैं, बट सारी टर्म्स एक बार अगर हो गई उसके बाद तो सारा मामला आसान है। नेक्स्ट इज थर्मल रेजिस्टेंस। सुनिएगा बच्चे, नेक्स्ट इज थर्मल रेजिस्टेंस। सुनना, ये जो आपका थर्मल करंट है इसे अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय L/K, डिवाइड बाय L/K। दिस इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, नीचे वाला जो टर्म है इसका नाम निकाल दो थर्मल रेजिस्टेंस। ऐसा जानबूझ के किया मैंने, क्योंकि इससे फिर मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था ना बिल्कुल वैसा सा ही हो गया है। करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यहां पर है थर्मल करंट इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस का एक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला आ गया है, L/K। सर ये तो फॉर्मूला भी वही वाला है जो वहां पर था, बस वहां पर रो L/A था। भाई रो ऊपर लिखो, ये बड़ा के नीचे लिखो, एक ही बात है, क्योंकि रो रेजिस्टिविटी है, के कंडक्टिविटी है, तो वो एक सी बात है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस है। थर्मल रेजिस्टेंस जैसा आप देख पा रहे हो, इसकी यूनिट होगी बेटा क्या होगी, थर्मल रेजिस्टेंस ऊपर ये नीचे, तो मेरे ख्याल से डिग्री सेल्सियस पर वाट या मेरे बच्चों केल्विन पर वाट। थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट ये होगी, ठीक है। सर डायमेंशन लिखाओ। अबे यार मेरे को अगेन डायमेंशन थोड़ी आती है, मैं तो बेटा ठीक है तुम्हारी तरह मैं ही निकालते रहता हूँ। चलो करते हैं कोशिश। ऊपर डिग्री सेल्सियस की डायमेंशन मैंने के सिखा रखी है, नीचे पावर जरूर बड़ा हल्की फुल्की अपन ने याद कर रखी है, mL/T-3। सॉल्व किया तो m-1 L⁻⁻2 T⁻3 K⁻⁻1।
ओ -1 नहीं याद ऊपर है, देखिए वहाँ, मेरे को खुद को याद नहीं है यार ना, आप देख लिया करो यार। ये हमारी डायमेंशन हो गई। सर ये किस पर डिपेंड करेगा? भाई सीधी सी बात है, थर्मल रेजिस्टेंस है ना, शेप साइज ज्योमेट्री पर तो डिपेंड करेगा, मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। जितना अच्छा कंडक्टर होगा के की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, रेजिस्टेंस उतना ही छोटा होगा। लिखाने की जरूरत थोड़ी सी बातें अपने पहले करंट में भी लिखी हुई है, यही सब बातें लिखी थी यार, तब भी बोर हो गए थे, अब वापस से क्या लिखा है यार। इट विल डिपेंड ऑन शेप साइज ज्योमेट्री एंड मीडियम एज वेल। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, यही बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो रिपीट ही कर रहा हूँ, है ना। आपको भी हल्का फुल्का नजर आ गया होगा कि सर तो थोड़ा सा रिपीट करने लग गए हैं, सर वही बातें बार बार कह रहे हैं। हाँ बातें वही हैं, और यही तो एम था भाई। इतनी सारी बातें मैंने आपको बोली, इन सब का एम ही ये था कि आखिर में लाकर मैं वहां पहुंचा दूं कि देख बेटा बिल्कुल सेम हो गया है, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस वैसे ही बड़ा वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे वहाँ पर करंट यहाँ पर थर्मल करंट, जैसे वहाँ पर कंडक्टेंस यहाँ पर थर्मल कंडक्टेंस, वहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस। क्योंकि ऐसा बोलने के बाद मेरी जिम्मेदारी कितनी कम हो गई। अब मैं कहूँगा बेटा जैसे सवाल करते थे वैसे कर लो, अब करेंगे सवाल तो करेंगे, पर लेकिन ऐसे बताने के लिए बोल रहा हूँ कि यार कॉन्सेप्चुअली आप टीचर से क्या डिमांड करोगे, यार सर सब कुछ बता दें, बता दिया सब कुछ, इनसे हमारा काम पड़ जाएगा बड़े आराम से, है ना। बाकी तो करेंगे अपन। I hope you get the point, but this is your thermal resistance. चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक रॉड है बच्चों, ठीक है। ये एल्यूमिनियम की बनी हुई रॉड है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 400 वाट पर मीटर केल्विन। एल्यूमिनियम की रॉड है, इसकी जो लेंथ है वैसे 5 मीटर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मेरे बच्चों 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस एंड पर हायर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इस एंड पर लोअर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ना भी बोल रखा हो ना कि स्टेडी स्टेट वेट, कुछ ना बोल रखा होगा तब भी हम स्टेडी स्टेट ही मानेंगे यार। ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर, करंट जाना चाहिए ऐसे यूं। ये जो बड़ा साइड वाले सरफेसेस है ना, ये आपकी इंसुलेटिंग है, कोई भी हीट यूं नहीं जाएगी, ठीक है ना, सीधी जाएगी। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस, दूसरा थर्मल करंट। थर्मल रेजिस्टेंस निकालो और थर्मल करंट निकालो, दोनों काम कर दो बच्चों। थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल करंट दोनों काम कर दो। दोनों काम कर दीजिए, छोटा सा ही काम है। क्या है बेटा थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है L/K। लिखते थर्मल रेजिस्टेंस इज लेंथ, लेंथ है 5 मीटर, के है 400 वाट पर मीटर केल्विन। एरिया, एरिया बेटा मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1 2 3 बड़ा ये कैंसिल, यहाँ पर -1 बच जाएगा शायद। तो मेरे ख्याल से ऊपर तो आ गया 5, नीचे आ गया है 4, ऊपर बड़ा 10⁻⁻10 जाएगा, दैट इज 50/4 केल्विन पर वाट या डिग्री सेल्सियस पर वाट, जैसे बोलना चाहे वैसे बोलो। बड़ा 50/4 कितना होगा? 12.5। तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया 12.5 केल्विन पर वाट या फिर 12.5 डिग्री सेल्सियस पर वाट। सर केल्विन को डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूँ? हाँ बेटा लिख सकता है, इस केस में लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस था ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं। सर थर्मल करंट कितना होगा? बेटा थर्मल करंट होगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस इज 12.5 डिग्री सेल्सियस पर वाट, डिग्री सेल्सियस कैंसिल,
और आई थिंक बेटा मेरे पास आंसर आ गया 200/125 वाट, दैट इज 8/5 वाट। कितना 1.6 आ गया, ठीक है ये आंसर, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और एक बार अगर हम इस कंक्लूजन पर अगर पहुँच गए ना, उसके बाद हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों एक छोटा सा काम और करते हैं। सवाल ये, उस सवाल के थ्रू अगेन हम कोई ना कोई बात सीखेंगे, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सा मामला तो है। सुनिए बेटा, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का इस तरह से एक जुगाड़ है। इस तरह का बड़ा कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की आयरन रॉड है, ऐसे मान लो बड़ा आयरन, ठीक है। यहां कहीं एक पॉइंट है 1, यहां कहीं एक पॉइंट है 2, थर्मल करंट है ऐसे, थर्मल करंट है ऐसे, पूरा आयरन का बना हुआ है। ये पॉइंट 1 बड़ा वो पॉइंट 2, सारा का सारा सिस्टम जो है वो स्टेडी स्टेट पे है। ये मैं बोल रहा हूं बेटा कि ये स्टेडी स्टेट पे, मैं कह रहा हूं इस बात को। इस तरफ हायर टेम्परेचर है TH, इस तरफ हायर टेम्परेचर है TH, इस तरफ लोअर टेम्परेचर है TL। ऑफ कोर्स करंट यूं आएगा, करंट ऐसे आएगा। मैं कुछ से कंपेयर करना चाह रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ है ना इनइक्वलिटी या इक्वलिटी का साइन लगाना और कुछ नहीं करना। इक्वलिटी इनइक्वलिटी का साइन लगाना और कुछ नहीं करना। करंट एट 1 एंड करंट एट 2, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर स्टेडी स्टेट है, जितना थर्मल करंट यहाँ पर उतना ही थर्मल करंट यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर थर्मल करंट मैंने I1 बोल दिया और अगर यहाँ मैंने अगर थर्मल करंट I2 बोल दिया, तो भले ही आपने लिख अलग अलग दिए, बट वी नो दैट कि एट स्टेडी स्टेट I1 इक्वल्स टू I2। अच्छी बात है। नेक्स्ट इज पॉइंट 1 पर थर्मल कंडक्टिविटी और पॉइंट 2 पर थर्मल कंडक्टिविटी कौन सी बड़ी होगी कौन सी ज़्यादा होगी। आप बोलोगे कैसे फालतू बातें कर रहे हो सर आप, थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है मीडियम की, यहाँ भी आयरन है वहाँ भी आयरन है, सर तो सेम होगी। चलो इतनी जिद करते हो, मान लेते हैं, आगे चलते हैं। मेरा सवाल ये है कि पॉइंट 1 पर dt/dx का मैग्नीट्यूड और पॉइंट 2 पर dt/dx का मैग्नीट्यूड, बड़ा मैग्नीट्यूड लिख दिया, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा। dt/dx मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट, वैसे तो नेगेटिव होता है तो उन्हें मोड लगा दिया, कौन सा बड़ा होगा। सोचते हैं, थर्मल करंट का फॉर्मूला है K × A × dt/dx, एक माइनस साइन और होता है, उसको मैनेज करने के लिए मोड लगा दिया, ठीक है, यही फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि यहाँ के सेम है, तो ऑफ कोर्स जहां पर एरिया छोटा होगा वहां पर dt/dx का मॉड बड़ा होगा। तो आप कह सकते हो कि सर यहां पर एरिया छोटा है, पॉइंट 2 पर एरिया छोटा है, इसलिए dt/dx का मैग्नीट्यूड बड़ा है। यहां पर एरिया बड़ा है इसलिए dt/dx का मैग्नीट्यूड छोटा है। मैग्नीट्यूड। फोर्थ, dt/dx थोड़ा टेम्परेचर ग्रेडियंट था। फोर्थ, dt/dt कंपेयर करो, dt/dt कंपेयर करो पॉइंट 1 और 2 के बीच में, dt/dt एट पॉइंट 1 एंड dt/dt एट पॉइंट 2, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा या बराबर होंगे। लगा ले दिमाग।
मेरे ख्याल से तो बराबर होंगे यार, क्योंकि स्टेडी स्टेट है तो टेम्परेचर टाइम के साथ तो चेंज नहीं होता, जितना dt बाई dt यहाँ पे उतना dt बाई dt यहाँ पे, और हम जानते हैं कि पूरे रास्ते ही dt बाई dt क्या होगा, जीरो। टेम्परेचर पोजीशन के साथ चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटी सी थ्योरेटिकल बात, अगर ये बात मैं ना बताऊं तब भी आप लोग खुद भी सोच सकते थे, बट मैं बता रहा हूं। तो लिखिए किरचॉफ करंट लॉ या केसीएल। ये ऐसे कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक रॉड ये है, दूसरी रॉड ये है, तीसरी रॉड ये है, चौथी रॉड ये है। यहां से थर्मल करंट है I1, यहां से थर्मल करंट है I2, यहां से थर्मल करंट है I3 और यहां से थर्मल करंट है I4। अगर सिस्टम स्टेडी स्टेट में है, जो कि हम हमेशा मानेंगे, तो इस जंक्शन पर जितना थर्मल करंट आएगा उतना ही जाएगा। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। इसी बात को हम एक स्टाइल से लिखना और पसंद करते थे। कैसे? कि यहां से बाहर जा रहा है I3, यहां से बाहर जा रहा है I4, यहां से बाहर जा रहा है माइनस I2, यहां से बाहर जा रहा है माइनस I1। एक ही बात है, I2 आ रहा हो या माइनस I2 जा रहा हो, I1 आ रहा हो या माइनस I1 जा रहा हो। तो इसी बात को हम एक स्टाइल से और लिखते थे कि इस जंक्शन से जितना थर्मल करंट बाहर जा रहा है, कितना जा रहा है, I3 बाहर जा रहा है, I4 जो बाहर जा रहा है, माइनस I2 बाहर जा रहा है और माइनस I1 बाहर जा रहा है, सबका सम शुड बी इक्वल टू 0। एंड एज यू कैन सी दैट कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर एग्जैक्टली सेम, दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम। तो ये रिपीटेशन है ना। बट चलो एक सवाल कर दो, एक छोटा सा सवाल कर दो। एक छोटा सा सवाल कर दीजिए। आपके पास इस तरह की कुछ रॉड्स हैं, तीनों की ही लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ये स्टील की बनी हुई है और ये कॉपर की बनी हुई है। इस एल्यूमिनियम वाले का मुझे के दे रखा है 400 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। बेटा स्टील वाले का मुझे के दे रखा है 50 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। एंड कॉपर वाले का बेटा मुझे के दे रखा है बड़ा, लेट से कॉपर वाले का दे रखा है बड़ा, लेट से 400 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। बट इसका 400 दिया तो इसका 200 ले लो, ठीक है। मुझे नहीं पता ये एक्चुअल वैल्यूज है यानी, मैंने तो ऐसे मन से लिख दिया। फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इफ टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज 12 डिग्री सेल्सियस, temperature at this point is 50 degrees Celsius, temperature at this point is 4 degrees Celsius, then find temperature at junction। इतना ही सवाल पूछ रहा हूँ कि जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, और कुछ पूछ ही नहीं रहा मैं आपसे। अगर एक बार जंक्शन का टेम्परेचर आ गया फिर तो ये वाला करंट, ये वाला करंट, ये वाला करंट सब निकाल देंगे। जंक्शन का टेम्परेचर निकालो, निकाल दें। अब जंक्शन का टेम्परेचर पता ही नहीं है बेटा कि वो 50 डिग्री सेल्सियस कम है ज़्यादा है, 12 से कम है ज़्यादा, पता ही नहीं है। तो करंट आएगा जाएगा कुछ खास आइडिया है नहीं, कोई बात नहीं। ये मान लो कि यहाँ से इधर करंट जाएगा I1, इधर करंट जाएगा I2 और इधर करंट जाएगा I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि करंट तीनों ही बाहर जा रहे हो। सर पक्की बात है, कोई ना कोई अंदर आ रहा होगा। अरे तभी तो तीनों का सम 0 है, तभी तो तीनों का सम 0 है। ज़रूर उनमें से कोई ना कोई नेगेटिव होगा, तो तुम चिंता मत करो।
ये वाला अगर I1 है, ये वाला अगर I2 है और ये वाला अगर I3 है तो उनका सम शुड बी इक्वल टू 0. I1 हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर T माइनस 50 L इज बड़ा 1 मीटर अपॉन K कितना बड़ा, K कितना इसका 50 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. बड़ा एक बार सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूँ, प्लस ये वाला हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर T माइनस 12 Ka दैट इज 200 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन L इज 1 मीटर प्लस ये वाला. बड़ा वैसे ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर में वो तो बड़ा कैंसिल हो जाएंगे इसलिए मैं लिख रहा हूँ. हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर K, बड़ा K है आपका 400 इंटू एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन L इज 1. सबका सम शुड बी इक्वल टू 0. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ये नीचे 1 1 1 भी कैंसिल. ठीक है ना. 50 से ये गया 4, ये गया 8. एंड वी कुड इजीली से कि T माइनस 50 प्लस 4T माइनस 48 प्लस 8T माइनस 32 शुड बी इक्वल टू 0. बड़ा 8 और 4 12 और ये 13. 13T शुड बी इक्वल टू should be equal to 50 plus 80. I think T comes out to be 130 upon 13, but that comes out to be 10 degrees Celsius. ले बेटा, जंक्शन का टेम्परेचर मुझे पता लग गया कि जंक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है. जैसे ही मुझे इस बात का आइडिया लग गया कि जंक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, अब हम बड़े आराम से है ना हर तार में करंट निकाल सकते हैं. हर तार में करंट निकाल सकते हैं. कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस तार में कितना करंट आएगा, तो कोई मुझसे पूछेगा कि सर इस तार में कितना करंट आएगा, तो अगर ये 50 है ये 10 है तो करंट आएगा ऐसे, और उस करंट की वैल्यू होगी 50 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. के कितना बेटा 50 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस. एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़ा उसको लिख देना 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर अपॉन L इज 1. के ए हायर टेम्परेचर माइनस 2. ये मीटर 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 का स्क्वायर कैंसिल, ये डिग्री सेल्सियस कैंसिल, ये आपका वाट का आंसर आ गया. ऐसे इसमें निकाल लो, ऐसे इसमें निकाल लो, सब में निकाल लो. इस बार बेटा मैंने जानबूझ के इसको मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि यार ना इस बार तो कैंसिल हो गया था, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा. इस बार तो बड़ा आपको वैल्यू निकालनी है, तो मैंने उसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, चलिए आज के लिए कोई होमवर्क है नहीं. तुम कैपेसिटर की शीट निपटाओ, फिर बाद में देखते हैं. कल शीट मिल जाएगी, फिर बाद में करते हैं इसका होमवर्क है ना.